हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई अंतिम दौर में, ये बोला है स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने। कोरोना रोधी टीके के बढ़ते स्टॉक के बावजूद टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर चिंतित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। मांडविया ने 79% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज और 38% को दोनों डोज मिलने का हवाला देते हुए कहा कि हर घर दस्तक अभियान के तहत इस महीने के अंत तक 100% वयस्क जनसंख्या को पहला डोज लगाया जाना है। इसके साथ ही समय सीमा बीत जाने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लेने वाले 12 करोड़ लोगों का भी टीकाकरण करना जरूरी है। मांडविया ने कोरोना महामारी के अंतिम दौर में होने का हवाला देते हुए कहा कि इससे पूरी तरह समाप्त होने तक हमें ढिलाई नहीं करनी होगी। मांडविया ने हर घर दस्तक अभियान की सफलता के लिए गांवों में अग्रिम रूप से प्रचार टोली तैनात करने और उसके बाद टीकाकरण की टोली भेजने का सुझाव दिया है। इसमें लोगों को टीके के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सभी लोगों को पहली या दूसरी डोज सुनिश्चित किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज है, चीन का गैर कानूनी कब्जा कभी मंजूर नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि न तो उसकी जमीन पर चीन की तरफ से किए गए गैर कानूनी कब्जे को और न ही उसके अनुचित दावे को कभी स्वीकार किया जाएगा। साथ ही भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम भी उठा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान तब आया है जब अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से सटी विवादित सीमा पर एक गांव बसाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम है और सरकार पूरी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। बागची ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। बागची से पूछा गया था कि अमेरिकी कांग्रेस में उसके रक्षा विभाग की तरफ से पेश रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार का क्या कहना है। इस पर उन्होंने कहा, हमने यह रिपोर्ट देखी है जिसमें भारत की पूर्वी सीमा पर चीन की तरफ से निर्माण गतिविधियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत ने चीन के साथ मिलकर विकसित देशों को घेरा। सीमा पर भले ही भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर ये दोनों देश मिलकर विकासशील देशों की आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी हैं। ब्रिक्स के इन चारों देशों ने बेसिक नाम का एक अलग मंच भी बनाया हुआ है, जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रियों की ग्लासगो में चल रहे COP26 सम्मेलन के दौरान अलग से बैठक हुई है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने COP26 को पूरा समर्थन देने का वचन दिया है, लेकिन साथ ही विकसित देशों से कहा है कि उन्हें वर्ष 2021 से 25 के बीच विकासशील देशों के लिए हर वर्ष $100 अरब का इंतजाम करना होगा। भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, चीन के पर्यावरण उप मंत्री झाओ यिंगमिन के अलावा ब्राजील के पर्यावरण मंत्री जैकिम लित्ते और दक्षिण अफ्रीका की वन एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रिसी इस बैठक में शामिल हुई। बेसिक समूह का कहना है कि विकासशील देशों ने जिस तरह से पर्यावरण सुरक्षा को लेकर नए उपायों की घोषणा की है वह काफी बेहतरीन है। ऐतिहासिक तौर पर यह देश पर्यावरण के मौजूदा क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब यह देश वैश्विक हालात को देखते हुए अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील सरकार की तरफ से हाल ही में पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए कदमों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद इन देशों ने विकसित देशों को याद दिलाया कि उनकी तरफ से पेरिस समझौते के तहत $100 अरब सालाना देने की घोषणा का अभी तक पालन नहीं किया गया है। इस राशि की विकासशील देशों को जरूरत है, इससे उन्हें पर्यावरण सुरक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सहूलियत होगी। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि सरकारी सिक्योरिटीज में आम निवेशकों को मिलेगी सीधे निवेश की सुविधा।
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की लालसा रखने वाले निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रतिभूतियों में सीधे तौर पर निवेश कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई व निपटारे के लिए एक नई स्कीम वन नेशन वन ओम्बुड्समैन का भी शुभारंभ करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक को शिकायत चाहे किसी भी बैंक से हो, वह एक ही पोर्टल या ईमेल पर अपनी शिकायत कर सकेगा और वहीं से उसका निपटारा किया जाएगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्टर स्कीम की घोषणा इस वर्ष फरवरी में ही की गई थी। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए इसे एक बड़े संस्थागत सुधार के तौर पर चिन्हित किया था। इसका मुख्य मकसद यह था कि ग्राहक को ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मौका मिले ताकि बॉन्ड्स बाजार को शेयर बाजार की तरह ही ज़्यादा व्यापक बनाया जा सके। इस स्कीम की एक खासियत यह होगी कि इसकी सीधी निगरानी आरबीआई की ओर से होगी, क्योंकि ग्राहक इन सिक्योरिटीज़ में निवेश के लिए सीधे आरबीआई के साथ खाता खुलवा सकेंगे। खाता खोलने के लिए आरबीआई की तरफ से एक पोर्टल को भी लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि एफटीए में समानता चाहता है भारत। मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के माध्यम से भारत विदेशी बाजारों तक पारस्परिक और न्याय संगत पहुंच की कोशिश कर रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके लिए देश अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ बातचीत कर रहा है। वर्तमान में भारत की संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एफटीए पर वार्ता चल रही है। एफटीए के तहत दो व्यापारिक सहयोगी आपसी व्यापार को सरल व सुगम बनाते हैं और शुल्क को न्यूनतम पर लाते हैं या खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष सेवा क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाते हैं। गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि एफटीए तभी लाभप्रद हो सकता है जब यह कारोबारी संतुलन पैदा करे। भारत के कुछ पुराने एफटीए संतुलित नहीं थे, जिसके चलते उन देशों के साथ व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। अब हम संतुलित, निष्पक्ष और न्याय संगत एफटीए के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है मत्स्य पालन का डब्ल्यूटीओ का नया मसौदा भारत को नामंजूर। मत्स्य पालन पर विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का प्रस्तावित मसौदा भारत को स्वीकार नहीं है। देश इसे पक्षपातपूर्ण और असंतुलित मान रहा है। आगामी 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक डब्ल्यूटीओ की जिनेवा में होने वाली शीर्ष बैठक में फिशरीज सब्सिडी समझौते को लेकर सभी देशों के बीच चर्चा की जाएगी। भारत का मानना है कि प्रस्तावित मसौदा पूरी तरह से विकसित देशों के पक्ष में है और इसे मानने से उसे नुकसान होगा। सूत्रों के मुताबिक फिशरीज समझौता मामले में 80 से अधिक देश भारत के साथ हैं। भारत किसी भी कीमत पर लगभग 3 करोड़ मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है पोप की माफी के इंतजार में भारत, और ये आर्टिकल लिखा है राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार बलबीर पुंज द्वारा। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के वैश्विक प्रधान होने के साथ विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख भी हैं। विश्व की कुल आबादी में 2.4 अरब ईसाइयों के लिए पोप श्रद्धा के पात्र हैं। पोप से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा का परिचय देते हुए उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे पोप ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके कुछ दिन पहले पोप फ्रांसिस ने फ्रांस के उस विभत्स रहस्योद्घाटन को दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बताया था, जिसमें वहां पादरियों द्वारा 70 वर्षों के दौरान 3,30,000 बच्चों के यौन शोषण की बात सामने आई थी। इस अक्षम्य अपराध पर 6 नवंबर को फ्रांसीसी नगर लोर्ड्स में बिशपों के बड़े समूह ने घुटनों पर बैठकर प्रायश्चित भी किया। ऐतिहासिक भूलों, अपराधों पर रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा माफी मांगना नई बात नहीं है। चर्च में यौन शोषण का यह पहला मामला नहीं है। शेष विश्व में पादरियों द्वारा बालिक, नाबालिग और ननों के साथ यौनाचार के तमाम मामले कलंक बनकर सामने आ चुके हैं। इस पर 2008 में तत्कालीन पोप बेनेडिक्ट 16 और वर्तमान पोप फ्रांसिस 2018 में सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं। पादरियों के यौनाचार संबंधित गंभीर आरोपों से भारत के चर्च भी मुक्त नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं को अंगीकार नहीं करने वालों को अपराधी माना गया और उन्हें जीभ काटने या उनकी
चमड़ी उतारने जैसे क्रूर सजा भी दी जाती थी। इन प्रताड़नाओं से सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई थी। कैथोलिक चर्च और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के निर्देश पर 350 से अधिक मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। ईसाइयत के प्रति इसी सेवा के लिए जेवियर को 1662 में तत्कालीन पोप ग्रेगरी 15 ने संत की उपाधि दी थी। गोवा के पणजी स्थित बेसिलिका बॉम जीसस चर्च में जेवियर का शव आज भी रखा हुआ है। रोमन कैथोलिक चर्च की तत्कालीन क्रूरता का उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों में किया था कि जब गोवा में जांचकर्ता को पता चला कि वे हेरेटिक हैं, तब पोप के प्रतिनिधि सीरियाई चर्च पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। आज भी भारत के कई हिस्सों में वामपंथियों, सेक्युलरवादियों की सह पर चर्च और ईसाई मिशनरियों का छल, धोखे और लालच आधारित मतांतरण रूपी आत्मा का व्यापार जारी है। मार्च 2000 में तत्कालीन पोप ने बिना किसी संदर्भ या अपराधी का नाम लिए चर्च द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। कुछ माह पहले कनाडा में एक पुराने चर्च द्वारा स्थापित 2 आवासीय स्कूलों में से 1000 बच्चों की कब्रें मिली। ऐसे कई स्कूलों के माध्यम से कनाडा के लाखों मूल स्थानीय आदिवासियों को उनकी मूल संस्कृति, पारंपरिक जड़ों से काटकर ईसाई बनाया गया। इस पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोप से माफी मांगने को कहा। ऐसे में क्या पोप भारत आगमन पर चर्च द्वारा किए गए असंख्य पापों के लिए माफी मांगेंगे? नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय संस्कृति के शाश्वत सेतु। ये आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कपटी चीन का मुकाबला एक आर्टिकल हम यानी न्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का 12 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।